नमस्कार, मैं हूँ वशिष्ठ जी और पूरब और पश्चिम चैनल के सभी सुधी दर्शकों आपको नमन। जी वशिष्ठ साहब, बहुत दिन में आपने हमें बुलाया। जी डॉक्टर साहब, बहुत समय हो गया, एक अरसा गुजर गया। हाँ, समय बीता है कुछ। जी, तो डॉक्टर साहब आज आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हम यहाँ पे बैठे हैं। तो हमारा जो अभी जो एक बर्निंग टॉपिक है, जिसके ऊपर मेरी इच्छा थी कि आपके साथ मैं आपके विचार जानूं। जी, तो वो आपको पता है वैसे, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए उसे स्पष्ट कर दूं कि हम आज डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे हरियाणा में जो विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को होंगे चुनाव और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। तो उसके ऊपर जो भी प्रश्न निकलते हैं, जो भी प्रश्न एक राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के दिमाग में होंगे, हम उन प्रश्नों को यहाँ पे रखेंगे और मेरी तरफ से वो प्रश्न आपके पास आएंगे और आप उन पे हमें अपने विचार हमें बताएंगे उनके ऊपर कि क्या आपका सोचना है। तो मैं शुरुआत अपनी इस प्रश्न के साथ कर रहा हूँ कि क्या लगता है आपको, क्या एक हैट्रिक लगेगी बीजेपी की, जैसे जो केंद्र में बैठे हुए हैं चाणक्य, जिन्होंने मोदी की हैट्रिक लगवा दी है केंद्र में, तो उस तरह से क्या यहाँ पे बीजेपी की हैट्रिक लगेगी हरियाणा में, और या फिर 10 साल के सूखे के बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। ये दो ही हैं जो मेन प्लेयर्स हैं टीम में, जो इस खेल में दो हैं। बाकी तो अगर हम लोकदल की बात करें, जजपा की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें, तो उनके बारे में तो बात करना भी मेरे ख्याल से शायद अपने समय को खराब करना होगा। क्या कहना है आपका? वशिष्ठ साहब चाहते हैं कि 2024 की दीपावली हरियाणा में सरकार बनाकर कांग्रेस पटाखे छुड़ाएगी या बीजेपी दोबारा से अपनी फुलझड़ियों का तमाशा दिखाएगी। अब आप भविष्य की बात कर रहे हैं जी। तो भविष्य वक्ता तो वही बताएंगे जो भविष्य को जानते हैं, लेकिन हाँ, इस पे बनता है कि हम चर्चा करें कि हरियाणा में ऐसा हवा किस ओर है, हवा का रुख हम ये समझना चाह रहे हैं। जब ये तो डॉक्टर साहब 90 सीटें हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि भाई बल्लभगढ़ से कौन जीतेगा, एनआईटी से कौन जीतेगा, बड़कल से कौन जीतेगा। हम फरीदाबाद अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं देगांव से कौन जीतेगा, और हम क्या कह सकते हैं कि गुड़गांव से कौन जीतेगा। क्योंकि चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों का ये प्रयास रहेगा। बीजेपी को पता है कि इतना आसान नहीं है। मोदी मैजिक जो है, अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो अपने गिराव पे है। अब मोदी मैजिक ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं, जितना मेरा समझना है, मेरा ये मानना है। डॉक्टर साहब, आप इस पे अपने जो आपके विचार हैं आप बताइएगा। तो बीजेपी को भी पता है कि ढंग के कैंडिडेट्स को उतारना पड़ेगा मैदान में, अगर वो सत्ता में फिर से तीसरी बार आना चाहते हैं। दर्शकों देखो, वशिष्ठ साहब ने कह ही दिया कि हरियाणा में 50% मोदी मैजिक का कमाल पिछले लोकसभा चुनावों में देख लिया। मोदी मैजिक 50% खत्म। हरियाणा का तो यही हाल है। ये डॉक्टर, तो क्या आपका कहना है, क्या अभी भी हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी टक्कर में है, या फिर ये लहर एक बननी शुरू हो चुकी है कांग्रेस के पक्ष में? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पता नहीं 2500 पता नहीं कितने 2300 लोगों ने आवेदन भरे हैं 90 सीटों के लिए कांग्रेस की टिकट के लिए। इतने लोग, क्या है इसके ऊपर आपका कहना? वशिष्ठ साहब जानना चाह रहे हैं कि राज्यसभा में पहुंचने वाली है किरण चौधरी, अभी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में हुई शामिल। क्या गणित है इसके पीछे? क्या जाटों की वोटों को खींच रही है बीजेपी? मुझे तो नहीं लगता डॉक्टर साहब। वशिष्ठ साहब, आपने कहा कि 18 जो लोग, 2 लोकसभा में 18 जो विधानसभा की सीटें हैं, 9 फरीदाबाद लोकसभा सीट में और 9 गुड़गांव लोकसभा सीट में, यही क्या निर्णायक होंगी? डॉक्टर साहब, निर्णायक मुझे लग रहा है यही होंगी, क्योंकि नॉर्थ हरियाणा का तो हमने देख लिया कि वो तो कांग्रेस के पक्ष में है, पूरा नॉर्थ हरियाणा। अगर आप ऊपर से देखें, कुमारी शैलजा जीती हैं सिरसा से और जेपी जीते हैं हिसार से। उसके बाद फिर बाला से वरुण है, वरुण चौधरी, वरुण मौलाना, जो भी उनका नाम है, वरुण है फर्स्ट नेम उनका। तो 3 ये हो गए कांग्रेस के। और कुरुक्षेत्र से तो बीजेपी के जीते हैं दल बदलू अपने नवीन जिंदल, तो वो हो गया। और 2 सीटें कौन सी हैं कांग्रेस की?
देखिए, रोहतक से दीपेंद्र हाँ, हुड्डा दीपेंद्र जीता, हुड्डा जीत गए, इनको तो भूल सोनीपत से ब्रह्मचारी जीता, गए। बस ये 5 सीटें कांग्रेस की हैं। और सिरसा, अंबाला। हाँ, तो इस तरह से ये 5 सीटें सिरसा, अंबाला, हिसार, रोहतक और सोनीपत, तो ये कांग्रेस का यहाँ पे हमें पता है। तो यहाँ पे विधानसभा में भी हमें कांग्रेस का जोर दिखेगा। अब आपने जो बात करी फरीदाबाद और गुड़गांव की कि ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे, तो अक्सर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद और गुड़गांव ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो 2 सांसद के कैंडिडेट्स हैं, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से और गुड़गांव से हम देखें तो राव इंद्रजीत, एक हैवी वेट नेता हैं वो अहिरवाल के, तो उनका अपने, जब हम संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उनका प्रभाव इस तरीके का है। वो प्रभाव उनका कहें गुड़गांव में तो मैं कहूँगा कि है उनका प्रभाव, राव इंद्रजीत का, अपने दम पे जीते हैं। और यहाँ पे पता नहीं कृष्णपाल गुर्जर का इतना मैजिक है या फिर मोदी का मैजिक है, जिनको स्कूटर पे कथित रूप से हमें सुनने को मिलता है। कई बार आपने बताया है कि वो सवारी कराया करते थे मोदी जब प्रभारी थे हरियाणा के। तो ये किसका मैजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पता नहीं कैसे क्या होता है कि जब ये गांव में जा रहे होते हैं अपने लोकसभा चुनाव के दौरान, तो इनको काले झंडे दिखा दिए जाते हैं, इनका विरोध होता है, किसानों की नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो देखने को मिलता है कि ये भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो समझ से परे है। तो फरीदाबाद और गुड़गांव में मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस की स्थिति कैसी रहेगी, क्या रहेगा, और शायद इसी कारण आप शायद ये कह रहे हैं कि ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जिन 5 सीटों पे कांग्रेस लोकसभा में जीती है वहाँ पे तो हम मान के चल सकते हैं कि वहाँ विधानसभा में भी हमें वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। नहीं, आपने उचित कहा है वशिष्ठ साहब कि सिरसा, अंबाला जो दोनों रिजर्व सीट हैं, उन दोनों पे कांग्रेस का जीतना कम से कम ये इंगित तो करता है कि जो दलित वोट है, जो बैकवर्ड वोट है और जो जाट वोट है, वो बीजेपी से खिसक रहा है। अब इसकी जड़ में तो जाना पड़ेगा, जबकि बीजेपी ने तो एक प्रयोग भी किया कि उसने अपने मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ से हटा के और अभी बैकवर्ड क्लास से आने वाले, अब वैसे अगर हम जातिगत बात करनी नहीं चाहिए लेकिन कर लेते हैं, तो ये जो ओबीसी कार्ड खेलने का प्रयास किया है। और नहीं, जाति की बात कर रहा हूँ तो सीधी बात करते हैं, ये माली समाज से आता है जी। और माली समाज ना बड़ा समृद्ध है इधर कुरुक्षेत्र साइड में। हाँ, माली समाज जी बड़ा समृद्ध है। सैनी जी पहले भी वहाँ से, एक गुरदयाल सिंह सैनी, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो गुरदयाल जी रहे हैं वहाँ से सांसद। हाँ, वो भी रहे हैं, पीछे करनाल से भी, और उन्होंने जो क्या नाम है, एक सैनी साहब ने तो पूरी पार्टी बनाने का भी, और वो अपना राजकुमार सैनी वो भी थे पहले। तो उस समाज से एक व्यक्ति को लेके आए और मुख्यमंत्री बनाया, और उन्होंने बहुत जल्दी से बहुत ढेर सारे निर्णय भी लिए। और बड़े मजे की बात है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री तक को पता नहीं था कि चुनाव ऐलान कब हो जाएगा, और उनके कई नोटिफिकेशनों के तो वो नियम भी नहीं बना पाई। अच्छा, तो ये कहीं देखें तो ऐसे लगता है जैसे राजनीतिक अपरिपक्वता है ये बीजेपी की तरफ से। भाई ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो एक मुख्यमंत्री कुछ घोषणाएं करता है, उन्हें अधिसूचित कराता है गवर्नर से, लेकिन उन पे नियम नहीं बना पाता, और चुनाव की जो घोषणा कर देता है चुनाव आयोग। तो ये तो समझना पड़ेगा। लेकिन आप जो अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न कर रहे थे, वो बहुत बड़ा प्रश्न है आपका कि हरियाणा में कौन, कांग्रेस या बीजेपी, और क्या होगा चौटाला परिवार का जी। तो कहीं त्रिशंकु तो नहीं आएगी हरियाणा विधानसभा में तस्वीर? आपका ये बड़ा जो मौलिक सा प्रश्न था। डॉक्टर त्रिशंकु का ना, अगर मुझसे आप पूछें तो मुझे तो नहीं लगता त्रिशंकु आएगी। मुझे पता है क्या लगता है कि जो जनता है वो बीजेपी से आगे जा चुकी है, और वो बीजेपी को मुश्किल ही सीटें निकलेंगी, बीजेपी के मतलब निकलने को 30 भी निकल जाए। ये तो एक बात मानी भी मुझे नहीं लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है? अभी इस पे तो सीधा सा बात है, डिस्कशन चल रहा था कि ब्राह्मण और बैकवर्ड क्यों देगा बीजेपी को वोट, ये तो स्लोगन बनाया हुआ है। अभी जो बीजेपी ने ब्राह्मणों के साथ उनकी दान पुण्य की जमीन पे एक्ट में बदलाव किया था, बैकवर्ड के साथ वही खेल खेला,
और उसके बाद जो इस तरह का इतना बड़ा बदलाव किया और उसमें सुधार के नाम पे वो झुंझुना थमा दिया, तो ये तो सही है कि भाई ब्राह्मण और बैकवर्ड क्यों देगा बीजेपी को वोट, ये तो बात सही है। अब प्रश्न ये आता है कि कांग्रेस तो सत्ता में आई, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा? तो सभी ये सोच रहे हैं कि भाई पहले मुख्यमंत्री अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, उनके बेटे ने भी बेशक राज्यसभा सदस्य सीट उनकी गई, लेकिन अभी लोकसभा में को जीत कर वो आए हैं, तो अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा कांग्रेस की तरफ सबसे आगे आता है, लेकिन सब लोग इस पर सहमत नहीं हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। मैं ये जो आप कह रहे थे, मेरा क्या था कि हम 3-4 प्रश्न मैं आपसे रखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे पहला प्रश्न मेरा यही होगा, उसके बाद अगला प्रश्न यही आता। तो पहला प्रश्न मैं चाहूँगा कि आप मेरे को वो स्पष्ट करें, आपका क्या आज की स्थिति क्या है, आपका क्या सोचना है कि कौन सा दल सत्ता में आसीन होगा आके, बीजेपी या कांग्रेस? इसका आप मेरे को स्पष्ट बताएं। देखिए अभी फरीदाबाद गुड़गांव फैक्टर जोड़ के, देखिए फरीदाबाद और गुड़गांव फैक्टर को जोड़ के तो अभी यही कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है। डिपेंड करेगा कि अगर कांग्रेस ये समझ रही है कि उनके पक्ष में हवा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, और बीजेपी अगर ये समझ रही है कि वो तीसरी बार सत्ता में आ रही है तो वो उनसे भी बड़ी गलतफहमी में है। इसका तीसरा जो पाया है इनेलो का और बसपा का, आम आदमी पार्टी का कुछ रहेगा सर? आम आदमी पार्टी का असर तो रहता। अगर आम आदमी पार्टी में अब ये स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया केजरीवाल ने, वो जय हिंद फिर कूद पड़ा, वो नवीन जय हिंद हरियाणा का ही था, तो इस तरह से जो आम आदमी पार्टी ने तो अपने डिब्बा गोल कर लिया अपना, खिचड़ी को कभी दलिया बना दिया, कभी दलिया को आम आदमी पार्टी ने उस खिचड़ी बना दिया। अब वो ना दलिया रहा ना खिचड़ी रही आम आदमी पार्टी की। तो हरियाणा इन सब बातों को समझता है, और हरियाणा जानता है कि हमारे यहाँ के जो ये जो केजरीवाल है ये हरियाणा का ही है। हाँ जी। तो ये दिल्ली में भिवानी का नहीं, हिसार का है, ये दिल्ली में पढ़ा लिखा है, तो इसकी चालाकियों को और इसकी खूबियों को ये हरियाणा वाले बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ जी, ये मतलब ठीक है डॉक्टर साहब, अभी दोबारा से वही कि बीजेपी या कांग्रेस? देखिए अगर इसका अवलोकन किया जाए तो वशिष्ठ साहब, मुझे ये लगता है कि जाट और हरिजन में से भी कुछ को छोड़ के ये एक तरफा कांग्रेस के साथ हैं। एक तरफा में एक हायर परसेंटेज मन बना लिया उन्होंने। हाँ, मन क्या, वो हालात ही ऐसे हैं। अच्छा, कुछ हालात ऐसे हैं कि किसान आंदोलन, उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हुई हैं हरियाणा में जिनसे ऐसे लगता है कि जाट और हरिजन कांग्रेस के पक्ष में एक मुफ्त वोट देगा, जाट और हरिजन। हाँ, लेकिन अब सारी बात आके टिकती है ब्राह्मण पर, बैकवर्ड पे, क्योंकि गुर्जर और अहीर ये इसका अधिकांश भाग जो मुझे लगता है वो बीजेपी को वोट करेगा। गुर्जर और अहीर दोनों। ये तो आपने फरीदाबाद और गुड़गांव पकड़ लिए। हाँ, वो फरीदाबाद और गुड़गांव पे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे आपने कहा है कि अब की बार निर्णायक, जैसे पिछली बार बीजेपी की सरकार को लाने में सबसे ज़्यादा अगर हाथ रहा है तो वो फरीदाबाद और गुड़गांव का ही था जी। एक संजीवनी सी मिल गई थी कि कोलिशन से बन जाएगी सरकार। उस कोलिशन से सरकार बनी भी, चली भी। हुड्डा साहब को इतना भरोसा नहीं था कि भी 35 के आसपास सीटें आ जाएंगी, वरना वो और जोर शोर से करते। नहीं, हुड्डा साहब को तो भरोसा था या नहीं मैं तो नहीं कहता, इतने अपरिपक्व व्यक्ति नहीं है वो, लेकिन कांग्रेस में जो आपस की खींचातान है ना, ये इतनी है, ये किसी के भी कॉन्फिडेंस को लूज करने में ना काम कर जाती है। तो अभी जो बात हो रही है कि हरियाणा में कांग्रेस या बीजेपी, तो भाई बीजेपी का कोई भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आया कि बीजेपी ने कुछ भी ऐसा किया हो जो छोटे आम कानून पसंद व्यक्ति के
जीवन में बदलाव लेकर आया हो। क्या हरियाणा के इन 10 साल के बीजेपी के राज में पटवारी रिश्वत नहीं लेते? क्या तहसीलदार बिना पैसे लिए रजिस्ट्री कर रहे हैं आम आदमी की? क्या थाने में पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते बीजेपी के राज में? क्या बीजेपी के राज में ठेकेदार जेई को एक्शन को रिश्वत नहीं देते? क्या बीजेपी के राज में जो दारू की तस्करी है ये नहीं होती? बीजेपी के राज में ऐसा क्या हुआ है कि जिससे छोटे आदमी को, निर्धन आदमी को, अक्षम आदमी को उसके जीवन में बदलाव आया हो? यदि आप ही बताइए, क्या आज भी न्यायिक व्यवस्था उसी तरह की नहीं है? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि व्यक्ति जो यहाँ पे वोटर्स हैं वो आज ही जा चुके हैं बीजेपी से और उन्होंने कुछ ऐसा जन लाभकारी कुछ कार्य किया नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमें गेहूँ मिल रहा है, हमें रोटी मिल रही है, वो जो मुफ्त राशन मिलता है 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, ये मनोज तिवारी पकड़े गए थे, उनका इंटरव्यू हुआ था, आपको पता ही है ना। तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे वाली बात हुई थी जो। तो उस तरह से हरियाणा में भी तो है वो जनता ऐसी जिन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो ये जो मुफ्त का राशन मिल रहा है, क्या इससे संतुष्ट, तृप्त होके और उसके बाद चुनाव के दौरान मुर्गा और दारू जो बांटी जाती है काले कारनामे करके टिकट खरीद के लाने वाले प्रत्याशियों द्वारा, क्या उसके आधार पे बीजेपी, कांग्रेस में भी होते हैं ऐसे, लेकिन बीजेपी में भी ऐसे होंगे जो टिकटें इस तरीके से लेके आएंगे, क्या उनके वो लोग सीटें नहीं जीत जाएंगे? तो इस तरीके के जो लोग हैं, क्या ये लोग जीत के नहीं आ सकते, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हों? और यहाँ बीजेपी की बात ही हो रही है कि मुफ्त राशन, क्या क्योंकि लोग कहते हैं राम मंदिर बनवा दिया, और जहाँ आती है भूख की बात तो कहते हैं हमें मुफ्त का राशन मिल रहा है। तो क्या इन चीज़ों से संतुष्ट होके वो सीट नहीं जितवा देंगे बीजेपी के कैंडिडेट को? देखिए वशिष्ठ साहब, अगर 5 किलो गेहूं या महीने भर मिलने वाला राशन एकदम से स्वीप कर पाता तो लोकसभा के इलेक्शन में हमने देख लिया है। ये एक सही बात है कि सरकार 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रयास कर रही है कि कोई रात को भूखा ना सोए। अच्छा कदम है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जब किसी का जो व्यक्ति अपना केवल पेट तक सीमित नहीं है, केवल पेट कोई नहीं भरता, बल्कि वो समाज और अपने बारे में सोचता भी है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें 5 किलो अनाज देने के आड़ में और 25 किलो अनाज कोई और खा रहा हो? ये भी तो एक प्रश्न है। कितने प्रतिशत लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब ऐसे? देखिए आप और मैं सोच लेंगे? नहीं, अगर मेरे और आपका तो सोचने का प्रश्न नहीं है। हम तो इतने इस तरह से गहनता से नहीं सोचते जितनी गहनता से भारत का आम जन सोचता है, और उसी का तो परिणाम है। अब की बार 400 पार और ना 370 भी ना रहे, 303 भी ना रहे, सरकार बनाने के लाले पड़े, सोचता है। वशिष्ठ साहब, जो आम जन है वो बड़ी गहनता से सोचता है, और सोचता ही नहीं है बल्कि जवाब देता है, और जवाब ऐसा देता है कि सरकार बनाने के लिए नीतीश और नायडू की बैसाखियों का इस्तेमाल करना पड़ता है।